ओके, हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट डिस्कनेक्शन अप्रोच को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर मैं अभी तक फिलहाल आपके साथ 5 लेक्चर्स शेयर कर चुकी हूँ, तो होप आपने वो 5 लेक्चर्स देखे होंगे। तो लास्ट के 5 लेक्चर्स का लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दूंगी। अगर आपको कोई प्रीवियस लेक्चर्स की नीड है या फिर आप बोल सकते हो नोट्स की नीड भी है, तो भी आप उस लेक्चर्स के थ्रू जाइएगा, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, अब देखो, प्रीवियस लेक्चर में सबसे एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो था वो है आपका लेक्चर नंबर 5। यानी कि अगर आप आज का इस लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले आपको लेक्चर नंबर 5 पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज देखो, अभी हम पर्टिकुलरली जो बात कर रहे हैं वो सी एक्स डिस्कनेक्शन पे कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला है, सी एक्स डिस्कनेक्शन जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है। आप अपने सिलेबस पे भी देख सकते हैं। एक होता है आपका वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन, एक होता है आपका टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन। तो लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 5 पे हम बात कर चुके हैं हमारे वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन पे। तो उसी को मैं आज आगे आपको कंटिन्यू कराने वाली हूँ एज अ टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन। देखिए, मैंने पहले भी बोला था, मैं इन दोनों डिस्कनेक्शन को आपको साथ करवा देती, एक ही बारी पे करवा देती। बट प्रॉब्लम ये है कि वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन के फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होते, लेकिन टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन जो होता है वो फर्दर क्लासिफाई होता है तीन टाइप पे। पहला होता है वन वन सी एक्स डिस्कनेक्शन, एक होता है वन टू सी एक्स डिस्कनेक्शन, एक होता है वन थ्री सी एक्स डिस्कनेक्शन। तो यहाँ पे हम तीन फर्दर टाइप्स देखेंगे, फर्दर इनके एग्जांपल्स देखेंगे, तो लेक्चर लेंथी हो जाता है। इस वजह से मैंने आपको वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन को लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 5 पे क्लियर कराया, और उसी को आके कंटिन्यू कर रही हूँ एज अ 6 लेक्चर के फॉर्म में, जिसके अंदर हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन पे बात करेंगे। ओके, तो देखो, होप वो लेक्चर आपने देखा है। ठीक है, नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो देखिए, अभी हम पर्टिकुलर फोकस करते हैं हमारे आज की 6 लेक्चर पे, जिसके अंदर जैसे मैंने बता दिया टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन पे बात करने वाले हैं। तो देखो, आसान सा लेक्चर रहने वाला, बहुत सिंपल सा आपका टॉपिक है, लेकिन आप सभी को नोन है टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा दूं कि क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्टली हम बात करेंगे सी एक्स डिस्कनेक्शन होता क्या है, टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन का मतलब क्या होता है। सिमिलरली उसके बाद हम इसके फर्दर टाइप्स देखेंगे कि तीन टाइप में हम इस टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। एंड देन इन तीनों टाइप को पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। दोनों रेट्रोसिंथेसिस एज वेल एज सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। पहले हमने वन वन की बात की, देन हम वन टू की बात करेंगे, एंड देन लास्टली वन थ्री की बात करेंगे। तो एग्जांपल काफी सिंपल है, बहुत आसान सा टॉपिक रहने वाला है, डेफिनेटली आपको क्लियर होगा। आप जस्ट सुनिएगा बस। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए, ठीक है। तो देखिए, लेक्चर हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमको ये समझना है कि टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन होता क्या है। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बोला था, जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो उसके नाम पे ही छुपी हुई है। तो पहले आपको समझना है सी एक्स डिस्कनेक्शन क्या होता है, देन आप समझेंगे टू ग्रुप क्या होता है, तो आपको टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन खुद समझ में आएगा। तो सी एक्स डिस्कनेक्शन मतलब कि आप जो डिस्कनेक्शन करा रहे हो वो किसके बीच में करा रहे हैं, सी एंड एक्स। सी मतलब होता है कार्बन, एक्स मतलब होता है हेटेरोएटम। तो अगर आप ड्यूरिंग डिस्कनेक्शन, ड्यूरिंग रेट्रोसिंथेसिस, आप जो डिस्कनेक्शन करा रहे हैं वो बिटवीन कार्बन एंड हेटेरोएटम कराते हैं, तो इस डिस्कनेक्शन को ही आप बोलते हैं सी एक्स डिस्कनेक्शन। कितना आसान है। देखो, हम लास्ट के लेक्चर से यही तो करते आ रहे हैं। लास्ट के लेक्चर क्या, आप बोलोगे डिस्कनेक्शन अप्रोच, जो ऑर्गेनिक की आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इस यूनिट के अंदर आपका काम क्या होता है। इस यूनिट के अंदर काम यही होता है, आपको एक टारगेट मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा। टारगेट मॉलिक्यूल उसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आपका टारगेट है। देखो, जनरली होता क्या, आपको एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया जाता है, और आपको सपोज मैं बोलूं आपके पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आपने सिंथेसाइज करना है, यानी कि इसे आपने प्रिपेयर करना है। और बिकॉज आप इसे प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मार्केट में तो आप इसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर करो, तो आप इसे टारगेट मॉलिक्यूल बोलोगे, बिकॉज ये आपका टारगेट है, आपने इसे प्रिपेयर करना है। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि आपको ये चीज तो पता है आपने क्या प्रिपेयर करना है, आपका टारगेट तो आपको पता है कि ये आपने प्रिपेयर करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये आपको नहीं पता कि ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है ये प्रिपेयर किससे होगा, यानी कि ये तो आपको प्रोडक्ट बनाना है, इसको आपने ऑब्टेन करना है, बट ये ऑब्टेन किससे होगा, किस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आप आपस में रिएक्ट करा के इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करोगे, ये चीज आपको नोन नहीं होती है। ये आपके सामने एक प्रॉब्लम होती है। अगर मैं कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे दूं और बोलूं चलो इसे लैब में प्रिपेयर करो, तो कैसे प्रिपेयर करोगे, आपको तो पता ही नहीं है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो किस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से बना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्कनेक्शन अप्रोच का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यानी कि अपने टारगेट मॉलिक्यूल में कराते हैं रेट्रोसिंथेसिस। रेट्रोसिंथेसिस मतलब रिवर्स ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। रेट्रोसिंथेसिस में प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बनाते
बनाएगा। और कैसे बनाएगा? हम अपने प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में करते हैं डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन अप्रोच मतलब हम अपने मॉलिक्यूल को जो आपने बनाना है उसे क्या एक रफ पेज में एक मैप के थ्रू छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं, फेवरेबल फ्रेगमेंट में तोड़ दे, यानी कि ऐसे फ्रेगमेंट में तोड़ते हैं जिनको जोड़ना भी बहुत आसान होता है, जिसे हम ऑर्डर्ड इवेंट के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो मैं आपको यही नहीं यहाँ नहीं बता रही। मैं जिस इतना बोल रही हूँ कि आपने अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में करना होता है डिस्कनेक्शन, उसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ना होता है और तब तक तोड़ना होता है जब तक वो एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट ना हो जो कि मार्केट में इजिली अवेलेबल हो। तो अगर आपने अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऐसे फ्रेगमेंट में तोड़ दिया, ऐसे कंपाउंड में तोड़ दिया, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जो कि मार्केट में इजिली अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हैं? उन कंपाउंड को लाओगे मार्केट से और उनके बीच में रिएक्शन कराओगे और जैसे जैसे आपने मॉलिक्यूल को तोड़ा था वैसे वैसे जोड़ के अपना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लोगे। बात खत्म। इतना ही तो करना होता है। तो अब होता क्या है, ये CH डिस्कनेक्शन का यूज कहां आता है? जब आप डिस्कनेक्शन कराते हैं, यानी कि जब आप रेट्रोसिंथेसिस कराते हो। तो रेट्रोसिंथेसिस में क्या होता है? बोला, आप अपने मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हो, यानी कि डिस्कनेक्ट करते हो। अब डिस्कनेक्शन किसका हो रहा है? बॉन्ड्स का ही तो डिस्कनेक्शन होगा। और बॉन्ड किसके बीच में बनता है? एटम्स के बीच में बनता है, यानी कि दो एटम के बीच में आपका एक बॉन्ड बना होता है। अब ये एटम कौन से हैं? देखो, अब आपकी ये एटम कुछ भी हो सकते हैं, कार्बन भी हो सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कार्बन हैलोजन भी हो सकते हैं। तो जनरली जो हम बॉन्ड तोड़ते हैं वो कार्बन और कार्बन एंड हैलोजन्स का ही तोड़ते हैं। तो अगर मैं बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन का तोड़ू, अगर मैं कार्बन और कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें अगर आप डिस्कनेक्शन करा रहे हैं, इसमें अगर आप रेट्रोसिंथेसिस करा रहे हो, तो आपके जो एटम है कार्बन कार्बन आपके मॉलिक्यूल के अंदर, अगर आप उन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हो तो इससे आप बोलते हो कि आपने CC डिस्कनेक्शन किया। मैं लास्ट के लेक्चर से आपको पढ़ा चुकी हूँ ये चीज, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कार्बन और कार्बन का बॉन्ड नहीं तोड़ते हो, इसके बजाय आपके मॉलिक्यूल में आपके ऐसे भी एटम है जहां पर एक कार्बन एटम है और इसके एडजेसेंट में जो दूसरा एटम है जो इसके साथ बॉन्ड बना के बैठा है, वो कोई आपका हेटेरो एटम है जिसे जनरली हम X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप डिस्कनेक्शन के टाइम पर इस बॉन्ड को तोड़ते हो तो इसे आप बोलते हो CX डिस्कनेक्शन, कि आपने जब डिस्कनेक्शन किया तो कार्बन एंड हेटेरो एटम के बॉन्ड को तोड़ा। इतनी चीज क्लियर आई? तो देखो, ये चीज मैंने इसलिए बताई, अगर आपने लास्ट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इतना कर लेंगे। तो ये हो गया आपका CX डिस्कनेक्शन। अब तो समझ गए CX डिस्कनेक्शन क्या हुआ, कि अगर ड्यूरिंग डिस्कनेक्शन, ड्यूरिंग रेट्रोसिंथेसिस और कार्बन और हेटेरो एटम के बीच के बॉन्ड को क्लीव करते हो तो ये जो डिस्कनेक्शन होता है इसी को बोलते हैं CX डिस्कनेक्शन। इतनी चीज कर लेंगे। अब CX डिस्कनेक्शन तो अब आप समझ गए। अब बात करते हैं कि आगे टू ग्रुप का मतलब क्या है। तो देखो, मैंने बोला था ये ग्रुप मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। ये ग्रुप का मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो देखो, अगर यहाँ पे टू ग्रुप लिखा है मतलब यहाँ पे आपके दो फंक्शनल ग्रुप की बात की जा रही है। तो दो फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये हुआ, ये आपको ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, ये दिखाना चाह रहा है कि अगर आप ये जो CX डिस्कनेक्शन करा रहे हैं वो जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में करा रहे हैं, अगर उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में आपका जो ये CX डिस्कनेक्शन होगा उसे आप नॉर्मल CX डिस्कनेक्शन नहीं कहेंगे, आप बोलेंगे कि ये एक टाइप का टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन है। समझ में आया? इससे पहले जो मैंने आपको वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन कराया था, तो वन ग्रुप का मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आप CX डिस्कनेक्शन तो करा रहे हैं, लेकिन CX डिस्कनेक्शन उस मॉलिक्यूल के अंदर करा रहे हैं जिसमें आपको एक फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। मतलब आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आपका अगर एक फंक्शनल ग्रुप है और उस फंक्शनल ग्रुप में अगर आप CX डिस्कनेक्शन करा रहे हैं तो आप इसे बोलोगे वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। लेकिन अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं और दो फंक्शनल ग्रुप में अगर एक के ऊपर भी CX डिस्कनेक्शन हो रहा होगा तो आप उसे बोलोगे टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। अब देखो, टू ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि दो फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट है और दोनों में ही आपको CX डिस्कनेक्शन कराना है, ऐसा जरूरी नहीं होता। दो ग्रुप प्रेजेंट है फिर भी एक ही फंक्शनल ग्रुप में अगर CX डिस्कनेक्शन हो रहा है तो भी आप इसे टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन कहोगे। जनरली दो फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, ये एक दो फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप क्या है, दूसरे फंक्शनल ग्रुप के डिस्कनेक्शन में हेल्प करता है। इसको मैं नीचे जब पॉइंट समझाऊंगी वहां आपको क्लियर आएगा, और इसको मैं आपको नीचे अगर एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं तो ये है आपका एसिटल। आप देख सकते हैं इस एसिटल में आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर इन दो ये वाले कंपाउंड में एसिटल में अगर मैं CX डिस्कनेक्शन कराऊं, कोई भी CX बॉन्ड अगर मैं तोड़ू तो मैं बोलूंगी ये CX डिस्कनेक्शन तो है, बट मेरा जो टारगेट मॉलिक्यूल है जिसमें मैंने ये डिस्कनेक्शन देखा वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है उसके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये मेरा जो CX
डिस्कनेक्शन है, ये वन ग्रुप सी एच डिस्कनेक्शन नहीं होगा, ना ये नॉर्मल सी एच डिस्कनेक्शन होगा, ये कैसा डिस्कनेक्शन होगा, टू ग्रुप सी एच डिस्कनेक्शन। सिमिलरली नीचे के एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, ये आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल में पहले आप जब डिस्कनेक्शन कराएंगे तो पहले तो आपका एक नॉर्मल डिस्कनेक्शन होगा, ठीक है, तो आप एक नॉर्मल सी एच डिस्कनेक्शन के थ्रू आप ये फ्रेगमेंट बनाएंगे। अब ये फ्रेगमेंट जब आप बनाएंगे तो जब आप इसकी क्लीवेज करोगे तो आपको यहाँ पे क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो आप इसे बोल सकते हो कि ये एक टाइप का टू है, ये आपका एक टाइप का सी एच डिस्कनेक्शन तो है, बिकॉज यहाँ जो आप डिस्कनेक्शन कराओगे वो कार्बन एंड हेटेरो एटम के बीच में ही कराओगे, लेकिन आपके पूरे मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इसे आप टू ग्रुप सी एच डिस्कनेक्शन कह रहे हैं। सिमिलरली आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये NU आपका फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी आपने डिस्कनेक्शन अगर आप इस मॉलिक्यूल में करा रहे हैं और CH डिस्कनेक्शन ही करा रहे हैं, बट इस मॉलिक्यूल के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक ये और एक ये NU वाला, तो हम बोल सकते हैं CH डिस्कनेक्शन तो हुआ, बट ऐसे मॉलिक्यूल में हुआ जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे आप क्या बोलोगे, टू ग्रुप CH डिस्कनेक्शन। इतना कर लेंगे। अब देखो टू ग्रुप CH डिस्कनेक्शन के भी फर्दर टाइप्स होते हैं और उनकी एग्जाम्पल अभी मैंने आपको शो किया, ये फर्दर टाइप्स को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले जस्ट बताइए आपको टू ग्रुप CH डिस्कनेक्शन क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको क्या करती हूँ, पहले इसको थ्योरी के साथ लेते हुए चलती हूँ, देन इसके फर्दर टाइप्स मैं आपके सामने रखूंगी, ठीक है। तो देखो थ्योरी पे आपने क्या लिखना है, पहली चीज थ्योरी पे सबसे पहले आप वो चीजें लिखोगे जो मैं लेक्चर नंबर 5 पे आपको बता चुकी हूँ। लेक्चर नंबर 5 पे पहले हमने ये डिस्कस किया कि CH डिस्कनेक्शन क्या होता है, देन उसके बाद मैंने आपको बताया वन ग्रुप CH डिस्कनेक्शन क्या होता है। तो पहले आपने चाहे टू ग्रुप पूछे चाहे वन ग्रुप पूछे, पहले आप यही बताओगे कि CH डिस्कनेक्शन क्या होता है, देन अपने पर्टिकुलर पॉइंट पर जाएंगे, टू ग्रुप पूछा जाएगा तो देन टू ग्रुप के पॉइंट्स लिखोगे, वन ग्रुप पूछा जाएगा तो वन ग्रुप के पॉइंट लिखोगे। तो पहले आपने CH डिस्कनेक्शन लिखना है। तो CH डिस्कनेक्शन को कैसे लिखोगे, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर पे बताया कि अगर आपके पास कोई ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन एंड हैलोजन सॉरी हेटेरो एटम एक डायरेक्ट बॉन्ड बना के बैठे हुए, या फिर आप बोल सकते हो एक दूसरे के एडजेसेंट हो, जैसे कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, अगर ऐसी बॉन्ड अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिल रहा है और इस पॉइंट पे अगर आप उनका डिस्कनेक्शन करा रहे हो, तो ये जो डिस्कनेक्शन होता है इसी को बोलते हैं CH डिस्कनेक्शन। डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे दी है, ठीक है। देन CH डिस्कनेक्शन डिफाइन कर दोगे तो आप पर्टिकुलरली क्या है, टू ग्रुप पे आओगे। तो यहाँ पे टू ग्रुप के पॉइंट लिखे हैं, तो पहला पॉइंट ये बोल रहा है, इन अ टू ग्रुप CH डिस्कनेक्शन द टारगेट मॉलिक्यूल हैविंग अ टू फंक्शनल ग्रुप। कितनी सिंपल सी बात है, अगर आप CH डिस्कनेक्शन करा रहे हैं और CH डिस्कनेक्शन ऐसे मॉलिक्यूल में करा रहे हैं जिसके पास दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल है अगर उसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे ये जो आपका CH डिस्कनेक्शन है वो एक टाइप का टू ग्रुप CH डिस्कनेक्शन है। इतनी चीज क्लियर आई। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, हेंस डिस्कनेक्शन इज डन बाय द कंसीडरिंग टू फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है, टू ग्रुप CH डिस्कनेक्शन में जो हम डिस्कनेक्शन कराते हैं वो किसके बेसिस पे कराते हैं, क्या कंसीडर करते हुए कराते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर पे बोला था कि जब भी आप वन ग्रुप CH डिस्कनेक्शन कराओगे तो आप अपने पहले मॉलिक्यूल पे देखिए क्या कोई एक फंक्शनल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो आप बोलेंगे कि वो वन ग्रुप CH डिस्कनेक्शन है। सेम चीज अगर आप कोई टू ग्रुप CH डिस्कनेक्शन करा रहे हैं तो पहले आप अपना टारगेट मॉलिक्यूल देखिए और उसमें ऑब्जर्व कीजिए कि क्या आपके टारगेट मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, अगर प्रेजेंट है देन वो आपका क्या होगा, टू ग्रुप CH डिस्कनेक्शन। ओके, अब दो फंक्शनल ग्रुप का क्या यूज है, देखो हम तो एक CH डिस्कनेक्शन करा रहे हैं ना, हमारे पास जैसे दो फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी मॉलिक्यूल है टारगेट मॉलिक्यूल उसमें दो फंक्शनल ग्रुप तो है, बट हम जो डिस्कनेक्शन करा रहे हैं वो एक पॉइंट पर करा रहे हैं, तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा वहां पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर द वन फंक्शनल ग्रुप हेल्प इन एन डिस्कनेक्शन ऑफ अ अदर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ एक्चुअल में होता क्या है, जो एक फंक्शनल ग्रुप है वो दूसरे फंक्शनल ग्रुप के डिस्कनेक्शन में हेल्प करता है। इतनी चीज क्लियर आई। तो दो है, दो क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं डिस्कनेक्शन में, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है डिस्कनेक्शन में बी डन बाय द होमोलाइटिक एज वेल एज हेटेरो हो गया, ठीक है, इसका करेक्शन कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये बोल रहा है डिस्कनेक्शन में बी डन बाय द होमोलाइटिक एज वेल एज हेटेरोलाइटिक क्लीवेज बिटवीन द टू फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ जो आपकी क्लीवेज होगी वो आपकी होमोलाइट, ये हेमी होगी, ठीक है, इसको भी सही कर देना। ये क्लीवेज जो आपकी है वो होमोलाइटिक भी हो सकती है और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज भी हो सकती है बिटवीन टू फंक्शनल ग्रुप। लेकिन जब हमने वन ग्रुप की बात की थी तो वन ग्रुप पे हमने बोला जो हमारा डिस्कनेक्शन होगा वो हमेशा हेटेरोलाइटिक होगा, बिकॉज जो हमारी रिएक्शन चलती है, जो हमारी ये सिंथेसिस डायटोसिंथेसिस चल रही है वो एक टाइप की आयनिक है। आयनिक कब होगी, आयंस आपको कब मिलते हैं, जब आप हेटेरो की बात करते हैं, जब आप होमो की बात करते हैं तो आपको रेडिकल्स ऑब्टेन होते हैं। लेकिन ये बोल रहा है टू ग्रुप सी एक डिस्कनेक्शन आपका होमोलाइटिक एज वेल एज हेटेरोलाइटिक क्लीव होता है। इतनी चीज क्लियर आई। लास्ट पॉइंट एक और चीज यहाँ पे लिखा है, ये बोल रहा है
In a two group CH disconnection, numbering is done in such a way that the carbon atom bearing a functional group फॉर्म और टर्मिनल कार्बन। तो ये बोल रहे देखो CH डिस्कनेक्शन में हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे अभी आपको आगे, चलो मैं पहले नीचे के पॉइंट समझाती हूँ, ये पॉइंट्स आपको खुद समझ में आएंगे। तो देखो अब होता क्या है ना, हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो ना, ये दो फंक्शनल ग्रुप जरूरी तो नहीं है कि वो एक ही कार्बन से प्रेजेंट हो। मे बी इन फंक्शनल ग्रुप, देखो सपोज आपके पास कोई एटम है ए और इसके एक इस साइड पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक इस साइड पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे ये कार्बन ही है, ठीक है, ये देखो ये कार्बन एटम है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन एटम है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो आप बोल सकते हैं एक ही कार्बन से दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, इतनी चीज आई। अब देखो ऐसा भी हो सकता है आपका एक कार्बन हो, ये भी एक कार्बन हो, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप हो, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप हो। तो आप देख सकते हैं अब दोनों फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप है, ये दो डिफरेंट कार्बन से प्रेजेंट है। तो अब आपके ये जो दो फंक्शनल ग्रुप किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, वो कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे आप अपने फंक्शनल ग्रुप को अगेन क्लासिफाई करते हैं। यानी कि आपका जो डिस्कनेक्शन हो रहा है वो कौन सी पोजीशन में हो रहा है, मतलब डिस्कनेक्शन तो होगा, पर डिस्कनेक्शन कराने के लिए जो ये दो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे आप इसे फर्दर क्लासिफाई करते हैं 1 1 1 2 एंड 1 3। यानी कि 1 1 मतलब कि अगर आप सी एक डिस्कनेक्शन करा रहे हैं, और देखो 1 1 है मतलब कि आपको दो फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा है, एक ये समझ में आया। तो आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में सी एक डिस्कनेक्शन हो रहा है, लेकिन दोनों फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, 1 1 पोजीशन में प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, 1 1 मतलब दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही पोजीशन में प्रेजेंट है। 1 2 मतलब पहला फंक्शनल ग्रुप पहली पोजीशन में प्रेजेंट है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप दूसरी पोजीशन में प्रेजेंट है, और वहां पे आपको सी एक डिस्कनेक्शन देखने को मिल रहा है। और 1 3 मतलब कि आप यहाँ पे सी एक डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, और टू ग्रुप सी एक डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, बिकॉज दो ग्रुप है जिसमें से पहला ग्रुप आपकी पहली पोजीशन में और दूसरा ग्रुप आपकी तीसरी पोजीशन में है। तो ऑन देखो और भी पोजीशन हो सकती है, बट जो मेनली पोजीशंस पढ़ी जाती है वो तीन है, और ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमारा जो टू ग्रुप सी एक डिस्कनेक्शन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगेन क्लासिफाई होता है एज अ 1 1 1 2 एंड 1 3। ओके, अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नंबरिंग कर रहे हैं, देखो 1 1 1 2 1 3 ये नंबरिंग कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि आपने नंबरिंग ऐसे ही करनी है सी एक डिस्कनेक्शन के टाइम पे कि आपका जो कार्बन एटम जो फंक्शनल ग्रुप बेयर कर रहा है वो क्या हो, नॉट फॉर्म अ टर्मिनल कार्बन, वो क्या है टर्मिनल कार्बन फॉर्म ना करे। ठीक है, अभी हम इसको नीचे समझेंगे जब मैं आपको नंबरिंग करना सिखाऊंगी, इतना कर लोगे। अब देखो अब आगे एक और चीज लिखा है, ये बोल रहा है ना कि ये जो आप ये डिस्कनेक्शन करते हो, आपको इसे एक नए टर्म पे भी लिख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, तो ये बोल रहा है टू ग्रुप सी एक डिस्कनेक्शन में आल्सो बी रिटन एज डेक्स, यानी कि डिस्कनेक्शन यानी कि DIX, ठीक है, डिक्स करके है, विद द पोजीशन ऑफ अ ग्रुप। ये बोल रहा है आपको कुछ नहीं करना, अगर आप टू ग्रुप सी एक डिस्कनेक्शन कर रहे हो तो आप क्या टर्म का यूज करोगे, DIX का यूज करोगे, और इसके आगे आपके जो दो फंक्शनल ग्रुप है उनकी पोजीशन लिख दो। अगर 1 1 पोजीशन में दो फंक्शनल ग्रुप है तो आप 1 1 डिक्स करोगे, दो पोजीशन में है तो 1 2 करोगे, थर्ड पोजीशन में है तो 1 3 डिक्स करोगे। तो ये तीन तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऊपर वाली चीज को नीचे ऐसे भी लिख सकते हो, इतना कर लोगे। बस ये चीज आपने थ्योरी पे पुट करनी है। और एक और चीज आप यहाँ पे थ्योरी पे पुट कर सकते हैं, वो ये कि जो मैंने आपको पोलरिटी लास्ट लेक्चर पे बताई थी, मैंने आपको बोला था जब भी आप सी एक डिस्कनेक्शन करते हो तो जनरली हम ये सोचते हैं सी एक डिस्कनेक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन एज अ पॉजिटिव, एक्स एज अ नेगेटिव, यानी कि ये दोनों एज अ सिंथोन मिलेंगे। और इनको हम जब बैलेंस करेंगे तो कार्बन के साथ कोई नेगेटिव एटम जैसे क्लोरीन लगा देंगे, और एक्स के साथ कोई पॉजिटिव एटम जैसे हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये हमको इनके क्या बन जाएंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। बट एक्चुअल में क्या होता है, सिर्फ ये डिस्कनेक्शन नहीं होता, इसके अलावा एक और टाइप का डिस्कनेक्शन हम देखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे पहले वाले केस में हमने जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि एक बॉन्ड में शेयर्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हमने हमारे एक्स के ऊपर शिफ्ट किया, और एक्स के ऊपर शिफ्ट करने की वजह से एक्स नेगेटिव मिला, कार्बन पॉजिटिव मिला। बट कभी कभार आपको क्या देखने को मिलता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स के ऊपर जाने के बजाय कार्बन के ऊपर आ जाते हैं, जिस वजह से कार्बन एज अ नेगेटिव, एक्स एज अ पॉजिटिव मिल जाता है। यानी कि ये दोनों भी एज अ सिंथेटिक इक्विवेलेंट सिंथॉन्स के फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। और इन सिंथॉन यानी कि इन चार्ज पार्टिकल को जब आप बैलेंस करोगे तो कार्बन के पास एक पॉजिटिव स्पीसीज लगाओगे, जैसे आपका MgX हो गया, ये पॉजिटिव स्पीसीज है, तो आपको क्या मिल जाएगा, RMgX, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको मिल जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट। और X पॉजिटिव के साथ कोई नेगेटिव एलिमेंट जैसे आपका क्लोरीन हो गया, इसको ऐड कर दोगे तो XCl आपको मिल जाएगा एज अ सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ X पॉजिटिव। तो हमको क्या है, ये चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाई थी कि यहाँ पे आपकी पोलरिटी पे आपने ध्यान रखना है, बिकॉज आप सी एक डिस्कनेक्शन कर रहे हो तो सी एक डिस्कनेक्शन
डिस्कनेक्शन में दो टाइप की पोलरिटी आ सकती है, आइदर ये वाली पोलरिटी कार्बन पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, आइदर ये वाली पोलरिटी कार्बन नेगेटिव एंड एक्स पॉजिटिव। इतनी चीज क्लियर आई? तो कार्बन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डोनर भी हो सकता है, एक्सेप्टर भी हो सकता है, एक्स आपका एक्सेप्टर भी हो सकता है, डोनर भी हो सकता है। इतनी चीज कर लोगे तो ये चीजें तो मैं आपको फर्स्ट के लेक्चर जहां मैंने सिंथोन सिंथेटिक इक्विवेलेंट एक्सप्लेन किए थे वहीं डिस्कस कराई थी। इतना कर लोगे ना तो ये आपका थ्योरी खत्म होता है। ठीक है, अब हम पर्टिकुलरली देखो रिएक्शंस पे जाते हैं। तो पहली रिएक्शन में भी आपको थोड़ी लेंथी लग सकती है बट बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो खुद से कर लोगे। बाकी उसके बाद की तो छोटी छोटी सी है। ठीक है, तो तीन रिएक्शंस, तीन टाइप के रिएक्शंस के लिए हमने ये रेट्रोसिंथेसिस और सिंथेसिस दोनों करना है, बिकॉज तीन टाइप के डिस्कनेक्शन होते हैं, 1 1 1 2 एंड 1 3। तो सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला आपका डिस्कनेक्शन कौन सा है? सबसे पहला डिस्कनेक्शन है 1 1 CX डिस्कनेक्शन। तो देखो वैसे आपको नाम से अब तो क्लियर होने लग गया ना, 1 1 CX डिस्कनेक्शन मतलब अगर आपको 1 1 दिया है यानी कि ये दोनों आपकी पोजीशन रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर आपके पास दो पोजीशन है, पहली भी 1 दूसरी भी 1, तो इट मींस आप बोल सकते हैं कि दो पोजीशन किसकी होगी? दो ग्रुप्स की होंगी, दो फंक्शनल ग्रुप की होगी। तो ये एक टाइप का 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन है। इतनी चीज क्लियर आई? जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है? 1 1 यानी कि सेम है। ओके, अब इसके लिए पहले आप पॉइंट्स लिखेंगे, देन आप अपना एक ऐसा कंपाउंड उठाएंगे जहां पे दोनों फंक्शनल ग्रुप आपकी पहली पोजीशन या फिर सेम पोजीशन में बैठे हुए हैं, और उसमें आप अपना रेट्रोसिंथेसिस एंड सिंथेसिस शो करेंगे। तो पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्या लिखे हैं? वही पॉइंट लिखे हैं कि 1 1 CX डिस्कनेक्शन होता क्या है। तो आप यहाँ लिखोगे 1 1 CX डिस्कनेक्शन वो डिस्कनेक्शन होता है जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप आपके सेम ही कार्बन से अटैच रहते हैं, बिकॉज दोनों की पोजीशन सेम है, 1 1 है। तो हम बोलेंगे 1 1 CX डिस्कनेक्शन आपका एक टाइप का CX डिस्कनेक्शन है, एक टाइप का 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन है, जिसमें आपके दोनों ग्रुप यानी कि दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन से या फिर एक ही पोजीशन पे बैठे होते हैं। इतनी चीज क्लियर आई? अब दोनों फंक्शनल ग्रुप करते क्या है? जैसे हमने आगे बोला कि एक फंक्शनल ग्रुप क्या है? दूसरे फंक्शनल ग्रुप के डिस्कनेक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है वन फंक्शनल ग्रुप हेल्प इन डिस्कनेक्शन ऑफ अदर। एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप के डिस्कनेक्शन में हेल्प करेगा, वो मैं आपको नीचे बाय एग्जांपल भी शो करूंगी। अब इसका एक एग्जांपल की हम बात करें तो एसिटल आपका एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल है जिसके सिंथेसिस अगर आप कराओगे तो वहां आपको CX डिस्कनेक्शन मिलेगा, और जो CX डिस्कनेक्शन होगा वो 2 ग्रुप होगा, बिकॉज इस एसिटल में दो फंक्शनल ग्रुप होंगे और दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम ही पोजीशन या फिर सेम ही कार्बन से बिलोंग करेंगे। तो इस वजह से आप इसे 1 1 CX डिस्कनेक्शन बोलेंगे। ओके, अब इसकी आपने पहले क्या कराओगे? रेट्रोसिंथेसिस एंड देन सिंथेसिस। ये तो आपको पता ही है। रेट्रोसिंथेसिस क्यों? वही चीज है, आपको एसिटल दिया जाए, आपसे बोला जाए लेबोरेटरी के अंदर कि आपको ये एसिटल का फॉर्मेशन करना है, तो आप कैसे एसिटल का फॉर्मेशन करोगे? क्योंकि देखो आपको पता है बनाना क्या है, आपने बनाना है एसिटल, पर बनाना किससे है? किसको एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आप लोगे और किसकी रिएक्शन करा के आपके एसिटल बनाओगे, ये आपको नहीं पता। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ डिस्कनेक्शन अप्रोच का कॉन्सेप्ट लगाओगे। हम मतलब क्या करेंगे? रेट्रोसिंथेसिस, बिकॉज जब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं और एसिटल बनाते हैं, ये आपका प्रोडक्ट है, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। लेकिन अगर हमको प्रोडक्ट पता हो, रिएक्टेंट ना पता हो, तो हम रिएक्शन उल्टी कर देंगे, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जाएंगे। तो हम यहाँ पे अपनी सिंथेसिस को रिवर्स कर रहे हैं, और रिवर्स सिंथेसिस मतलब रेट्रोसिंथेसिस। रेट्रो मतलब होता है रिवर्स, तो रिवर्स सिंथेसिस को भी आप क्या बोल सकते हो? रेट्रोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हम रेट्रोसिंथेसिस कराएंगे और अपने एसिटल को, अपने टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करेंगे, और डिस्कनेक्ट करते करते इसको दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे, और ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे जिससे हम अगर मार्केट से उठाएं और उनकी रिएक्शन कराएं तो हमको हमारा टारगेट मॉलिक्यूल, हमारा प्रोडक्ट, हमारा एसिटल मिल जाए। ओके, तो रेट्रोसिंथेसिस कैसे होगी? तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले हमने अपना एसिटल लिया, तो अब जस्ट यहाँ फोकस कीजिएगा, ये आपका एसिटल है। ठीक है, आपने क्या करना है? यहाँ पे डिस्कनेक्शन करना है, CX डिस्कनेक्शन करना है। अब देखो CX मतलब यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली X क्या है? ऑक्सीजन एटम है, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी हेटेरो एटम नहीं है एक्सेप्ट ऑक्सीजन। तो आपने ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच के बॉन्ड को क्लीव करना है। तो देखो यहाँ से भी आप इसे क्लीव कर सकते हैं, आप चाहे यहाँ से भी क्लीव कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही आपके सेम टाइप के हैं। तो सपोज कीजिए हमने क्या किया? ये वाले बॉन्ड को क्लीव किया, ये वाले OCH3 को हमने क्लीव किया, यानी कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्लीव किया। अब देखो क्लीवेज अगर मैं कराऊंगी तो क्या मिलेगा? एक बार जस्ट फोकस करना। देखो ये जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ है, एक ऑक्सीजन का एक कार्बन का। लेकिन जब मैं इस बॉन्ड को क्लीव करूंगी, वो भी हेट्रोलाइटिक क्लीव करूंगी, तो हेट्रो मतलब क्या होता है? अनइक्वल, यानी कि आप अनइक्वली क्लीव कर रहे हो। ये जब बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के अंदर जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनइक्वली एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर जाएंगे, और वो एटम कौन होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो इस पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर थे, पहले जब बॉन्ड क्लीव नहीं हुआ था, तो बॉन्ड क्लीव करने के बाद
वो आपके ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। तो इसका मतलब ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव चार्ज बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा OCH3। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा R हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ लगेगा OCH3। तो कुछ इस टाइप की स्पीसीज देखिए, ये पहले ऐसी नहीं थी, ये पहली थी कुछ इस टाइप की। देखिए ये कुछ इस टाइप की स्पीसीज थी, बनती ना यही स्पीसीज। लेकिन होता क्या, कार्बन आपका अनस्टेबल हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का हो रहा है। और आपको पता है यहाँ पे जो आपका OCH3 ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये चीज तो आपको पता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी सिंगल बॉन्ड, कोई भी नेगेटिव चार्ज आपस में इक्वल होते हैं, बिकॉज ये तीनों चीजें किसके कॉम्बिनेशन से बनी है, दो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, बॉन्ड में। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसमें कन्वर्ट होंगे, बॉन्ड में। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड बना तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा, बिकॉज देखो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को, इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसने क्या कर दिया, कार्बन की पॉजिटिविटी को, कार्बन की डेफिशिएंसी को बैलेंस करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, लेकिन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अब उसके ऊपर कम हो गए, इसको अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फील होगी, जिस वजह से अब इसके ऊपर आएंगे पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये दो स्पीसीज जो हमको मिली, ये हमारी क्या होती है, सिंथॉन। तो हमने सिंथॉन बना लिए, चार्ज स्पीसीज बना दिया। अब सिंथॉन से हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बनाएंगे, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, देखो ना, एक स्पीसीज तो हमारी यहाँ पे बन गई, देखो यही फॉर्मेट में आपने कराना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, एक स्पीसीज तो हमारी बन गई OCH3। अब एक नेगेटिव स्पीसीज को क्या चाहिए, पॉजिटिव स्पीसीज, तो हम इसे हाइड्रोजन दे सकते हैं, और हाइड्रोजन अगर मैं इसे दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH में, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपके पास हो गया, ये क्या बन गया, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ओके। लेकिन ये जो स्पीसीज आपको मिली है, इसमें अब फर्दर डिस्कनेक्शन होगा। फर्दर डिस्कनेक्शन कैसे होगा, देखो आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाए। अब बताइए, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो बताइए क्या नेगेटिव एटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले सकता है, नहीं ले सकता है। अब ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाना चाहेगा, कैसे हटाएगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये CH3 के साथ उसने जो ये बॉन्ड बनाया था, सिंगल बॉन्ड, एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, OCH3, मतलब क्या हुआ कि इसके साथ इसने क्या है, कार्बन लिया है, ये CH3, ठीक है। तो कुछ ऐसा बॉन्ड यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, इस बॉन्ड को क्लीव करेगा। इसको नहीं कर सकता, बिकॉज ये तो अभी अभी फॉर्म हुआ है, ये नया नया फॉर्म हुआ है। अगर आप इसको क्लीव करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, जो ये मिथाइल ग्रुप है, इसके साथ बॉन्ड को क्लीव करेगा। अब वही चीज है, अगर ये बॉन्ड क्लीव होगी तो आपको पता है जो दो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में, वो किसकी ओर शिफ्ट होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और CH3 एज अ पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला था, CH3 पॉजिटिव स्पीसीज, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो गया, बिकॉज आपने इसे अगर दो इलेक्ट्रॉन दिए तो दो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज बैलेंस होगी, ये स्पीसीज आपकी न्यूट्रल होगी, तो एल्डिहाइड टाइप की स्पीसीज आपको मिल गई। तो ये एक स्पीसीज ये बनी, सिंथेटिक इक्विवेलेंट एक आपका ये बना, और ये भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होगा कैसे, देखो CH3 है, पॉजिटिव स्पीसीज है, इसको एक नेगेटिव स्पीसीज चाहिए, अभी तो ये चार्ज पार्टिकल है, सिंथॉन जैसी स्पीसीज है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करोगे तो पॉजिटिव को एक नेगेटिव दोगे। तो सपोज मैं हाइड्रोक्सी आयन दे दूं, तो हाइड्रोक्सी आयन दिया तो ये अगेन किस में कन्वर्ट हो गया, मिथाइल अल्कोहल, जैसे ये बना। तो हमारे पास क्या है, दो मिथाइल अल्कोहल हमारे पास है और एक एल्डिहाइड टाइप की स्पीसीज है। तो ये हमारे सिंथॉन थे, ये हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। बस अब हमने क्या समझा कि अगर हमने एसिटल बनाना है तो हमें मार्केट से क्या लेना होगा, एसिटल मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसे लैब में बना रहे हैं। लेकिन अगर इसे बनाना है तो हम मार्केट से क्या ला सकते हैं, एक अल्कोहल ला सकते हैं, एक एल्डिहाइड ला सकते हैं। इन दोनों की अगर हम रिएक्शन कराएंगे, देख सकते हैं ये दोनों ही हमारे स्टार्टिंग मटेरियल है, ये दोनों है, इनको अगर हम आपस में रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन क्या होगी, ये रेट्रोसिंथेसिस, ये सिंथेसिस, समझ में आया, रेट्रोसिंथेसिस ऐसे जा रही है, तो सिंथेसिस क्या होगी, रेट्रोसिंथेसिस का रिवर्स। तो आप क्या करोगे, यहाँ को जाओगे, ये आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट था तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, समझ में आया। तो इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एल्डिहाइड एंड अल्कोहल को आप मार्केट से बाय करेंगे, इनमें रिएक्शन कराएंगे, और कैसे कराएंगे, जो स्टेप आपने यहाँ फॉलो किया है, जो मैप आपने यहाँ तैयार किया है, इसी मैप के थ्रू जाएंगे और आप अपना टारगेट मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब देखो सिंथेसिस करके मैं आपको शो करती हूँ। तो सिंथेसिस में क्या होगा, देखो सबसे पहले आपने अपना एल्डिहाइड लिया एल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन पहले आप एसिड की प्रेजेंस में करोगे, HCl की प्रेजेंस में करोगे। कैसे करोगे, देखो होगा क्या, आपका जो एल्डिहाइड है, इसमें जो ये ऑक्सीजन एटम है, इसके पास भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऑक्सीजन के पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कराएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। यानी कि हाइड्रोजन बोलेंगे कि मैं अपना क्लोरीन के साथ बॉन्ड को क्लीव कर सकता हूँ, और किसके साथ अप्रोच कर सकता हूँ, ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन मुझे देगा और हम एक नया बॉन्ड बनाएंगे।
तो जैसे ही आप हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्लीव करोगे, तो क्लोरीन तो एज अ नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज अब किससे अप्रोच करेगा? ऑक्सीजन से। और कैसे अप्रोच करेगा ये मैं आपको बताती रहती हूँ। क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन है ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा? हाइड्रोजन को। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को दिया, तो हाइड्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज चला गया, बिकॉज हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अगर कहीं मिलती है तो वहां पे बॉन्ड क्रिएट होता है। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड क्रिएट होगा। लेकिन ऑक्सीजन को बाद में पछताना पड़ेगा, बिकॉज इसके पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन को, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई। तो इस वजह से आप ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज लगाओगे? पॉजिटिव। ओके, अब देखो होता क्या है ना, अब ऑक्सीजन, आपको मैंने ये चीज भी बोली है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो आपका रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम खुश रहता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और उस पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो भी वो खुश रहेगा एक बारी के लिए। खुश तो नहीं होते, बट नकली नकली खुश हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को तो आप नेगेटिव चार्ज दे दो और नेगेटिव एलिमेंट को पॉजिटिव चार्ज दे दो, तो ये बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं, अनहैप्पी, अनहैप्पी। तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? परेशान हो जाते हैं, बिकॉज आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसे नेगेटिविटी की जरूरत है और आप उसके ऊपर पॉजिटिविटी लगा रहे हैं। और कोई पॉजिटिव एटम है, उसको पॉजिटिविटी की जरूरत है, आप उसको ऊपर नेगेटिविटी लगा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी हुआ, ऑक्सीजन आपका नेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चलता, जैसे यहाँ पे चला, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं चलेगा। तो ऑक्सीजन अपने ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटाने का ट्राई करेगा। तो होगा क्या? कार्बन बोलेगा मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम हूँ, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह सकता है, तो आप इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे दे दो और अपना बैलेंस हो जाओ। तो होगा क्या? ये जो पाई बॉन्ड है, जो वीकर बॉन्ड है, ये क्लीव किया जाएगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। और ये बॉन्ड जब आप क्लीव करोगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप इस बॉन्ड को यहाँ को तोड़ोगे ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड जब क्लीव होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले जाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज बैलेंस हो जाएगा, लेकिन कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव स्पीसीज। तो ये कुछ कार्बोकैटायन टाइप की स्पीसीज आपको मिलेगी। इतना कर लेंगे। अब देखो ये स्पीसीज मिल गई, तो आपका एक स्टेप पूरा हो गया। कैसे हुआ? ये स्पीसीज मिली, अब आप क्या करोगे? देखो, अब ये वाली स्पीसीज ऑब्टेन हुई, तो अब आप ये करोगे कि आपके पास क्या था? ये था OCH3 था, ये आपका सिंथॉन आपके पास प्रेजेंट था OCH3 नेगेटिव। तो आप रिएक्शन कंडीशन में इस OCH3 नेगेटिव को लाओगे। अब लाओगे कैसे? देखो ना, आपके पास क्या था? आपने पहले ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट उठाया, ये आपने अपना एल्डिहाइड उठाया। अब आप क्या करोगे? आपके पास 2 अल्कोहल प्रेजेंट है, 2 आपके पास मिथाइल अल्कोहल है, इनमें से एक मिथाइल अल्कोहल को आप ले आओ। तो सपोज मैं करूं CH3OH को ये मिथाइल अल्कोहल, पहला मिथाइल अल्कोहल में लेके आए, ठीक है। अब होगा क्या? यहां से आपने क्लोरीन बाहर निकाला था, एक रिएक्शन कंडीशन में क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन क्या करेगा? इस मिथाइल अल्कोहल में जो हाइड्रोजन एटम है, इसे बाहर एलिमिनेट करेगा। तो अगर आप यहां से देखो CH3OH, अगर मैं ऐसे बना के आपको दिखाऊं, तो आपको क्या मिलेगा? अगर आप ये बॉन्ड को क्लीव करोगे, तो ये बॉन्ड किसकी ओर शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव चार्ज आपको ऑब्टेन होगा, हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन होगा। तो ये जो OCH3 है वो कहां से है? हम बोलेंगे हमने तो रिएक्शन कंडीशन में एल्डिहाइड और क्या लिया हुआ था? क्या एल्डिहाइड और अल्कोहल लिया हुआ था। तो ये OCH3 मिथॉक्सी कहां से आ गया? ये तो आयन है, ये रिएक्शन कंडीशन में कहां से घुसा रही हूं मैं? तो ये कहां से घुसा रही हूँ? यहां मैंने अल्कोहल लिया, अल्कोहल में क्या हुआ? अल्कोहल की प्रेजेंस रिएक्शन कंडीशन में क्लोरीन के साथ हुई, तो क्लोरीन ने अल्कोहल का हाइड्रोजन निकाला, तो ये HCl के फॉर्म में आपका बाहर निकल गया। तो देखो HCl आपने इनिशियली जो लिया था, वो आपका अगेन बाहर निकल गया, ठीक है। बाकी आपको क्या मिला? CH3O यानी कि मिथॉक्सी मिला। अब ये मिथॉक्सी कहाँ अप्रोच करेगा? कार्बन पॉजिटिव में। तो आप अब इसका अप्रोच करा दो। अप्रोच कैसे होगा? देखो वापस से बता देती हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑक्सीजन के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हो, इट मींस एक्सेस में। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ऑक्सीजन क्या कहेगा? चलो मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुमको दे देता हूँ। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन तो गया, लेकिन कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब दोनों के पास फ्री रेडिकल जैसी स्पीसीज मिली। अब ये दोनों ही क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और एक नया बॉन्ड क्रिएट करेंगे। तो आपको क्या मिला? RCH, यहाँ पर आपको OCH3 ग्रुप मिला, लेकिन नीचे साइड आपको अल्कोहल मिला। अब अपने इस अल्कोहल को अगेन OCH3 में कन्वर्ट करना है, बिकॉज हमको क्या बनाना है? एसिटिल बनाना है। तो हमने क्या करना है? इसको किस में कन्वर्ट करना है? OCH3 में। अब ये कैसे कन्वर्जन होगा, इतना सुनिएगा। पहले बताइए, इतनी चीज क्लियर आई? तो हम
हमने क्या किया, हमारे दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज किया। पहला था हमारा एल्डिहाइड, दूसरा था हमारा एक अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। अभी भी एक मिथाइल अल्कोहल बचा हुआ है। अब इस मिथाइल अल्कोहल का हम यूज करेंगे, देखो कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम, हाँ, एक और चीज मुझे बतानी थी, वो ये, जैसे हमने ऊपर बोला ना कि एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप की डिस्कनेक्शन में हेल्पफुल रहता है, तो कैसे रहता है, देखो वही चीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फंक्शनल ग्रुप ने दूसरे की हेल्प की डिस्कनेक्शन के लिए, कैसे, देखो हम वैसे तो डायरेक्ट करा सकते हैं, हमको पता है सी एच डिस्कनेक्शन हम कर रहे हैं, कार्बन एंड हेटेरो एटम के बीच में डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट करा सकते हैं। बट एक्चुअल में यहाँ पे हुआ कैसे, डिस्कनेक्शन का क्या प्रोसीजर था, हुआ ये कि ऑक्सीजन क्या है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने अनपेयर्ड किसको दे देता है, कार्बन को, तो यहाँ पे बन जाता है आपका डबल बॉन्ड। इतनी चीज क्लियर आई। अब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो आप देख सकते हो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 5। वैलेंसी 5 तो हो नहीं सकती, अब ये इसको 4 में कन्वर्ट करेगा, तो 4 में कैसे कन्वर्ट करेगा, एक बॉन्ड को क्लीव करके। अब कौन सा बॉन्ड क्लीव करे, कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्लीव करे, कार्बन हाइड्रोजन का करे, या फिर कार्बन ऑक्सीजन का करे। आपको पता है वो बॉन्ड बहुत आसानी से टूटता है जिसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा मिलता है। अब कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में है बट इतना ज्यादा नहीं है जितना कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में है। तो जितना ज्यादा किसी भी बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उतना ज्यादा बॉन्ड आपका रिएक्टिव। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा कि आप ये बॉन्ड को आसानी से क्लीव कर सकते हो, और अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो आप इसे CH डिस्कनेक्शन ही तो बोलोगे। तो वही चीज इसने बोली थी कि एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप के डिस्कनेक्शन में हेल्पफुल रहता है। इतनी चीज कर लेंगे। नाउ अब आगे बात करते हैं। हमने एक तो बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे OH के बदले OCH3 ग्रुप लाना, अब कैसे लाएंगे, देखो हमने वही उठाया, अब दोबारा हमने HCl का यूज किया, ठीक है, हमने रिएक्शन कंडीशन में HCl लिया। अब कैसे HCl का कैसे यूज होगा, देखो यहाँ पे आपका जो OH ग्रुप है, इसके पास भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगेन किसको अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से पहले बॉन्ड क्लीव होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव निकलेगा, और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ अप्रोच करेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ ये H2 के फॉर्म में तो आ गया, एक हाइड्रोजन पहले से एक हाइड्रोजन बाद में आया, तो OH2 यानी कि वाटर के फॉर्म में तो ये आ गया। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज लगेगा, पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, जिस वजह से इसके ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए क्या ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑक्सीजन तो एक टाइप का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लेगा। इसको बैलेंस करने के लिए ये अपना एडजेसेंट बॉन्ड तोड़ेगा, जो कि आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन का होगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अगेन CX डिस्कनेक्शन कराया, तो CX डिस्कनेक्शन हुआ, ये बॉन्ड तोड़ा। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की ओर, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये एज अ क्या है, H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज था, बाद में आया नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव बैलेंस हुआ। तो आपने इसको क्या कर दिया, वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट किया, और कार्बन अगेन एज अ पॉजिटिव चार्ज आपको मिल गया। इतनी चीज आई। अब देखो अगेन वही वाली सिचुएशन आ गई जैसे यहाँ पे आई थी, ठीक है, कार्बन एज अ ये वाली स्पीसीज आपको अगेन मिल गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव स्पीसीज आएगी, जो कि होगी आपकी OCH3 नेगेटिव। ये कैसे बनेगा, आपने एक अल्कोहल को तो यूज कर दिया, बट दूसरा अल्कोहल तो बाकी है, दूसरा अल्कोहल आपके पास अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये अल्कोहल में क्या होगा, जैसे रिएक्शन कंडीशन में क्लोरीन आपके पास बची हुई है, ये क्लोरीन आएगा, क्लोरीन नेगेटिव आएगा, ये वाटर अल्कोहल के हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये जब बॉन्ड क्लीव होगा तो हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव चार्ज। तो आपको क्या मिल गया, CH3O मिथॉक्सी ग्रुप मिल गया। साथ ही साथ HCl जो आपने यूज किए थे वो आपके अगेन निकल गई। तो ये जो एसिड है ये एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहा है, आप बोल सकते हैं, बिकॉज जैसा आपने लिया था वैसा ही आपको मिल भी गया, ठीक है। अब हुआ क्या, अगेन आपको OCH3 मिला। अब ये OCH3 में क्या होगा, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऑक्सीजन के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। ये दोनों क्या करेंगे, अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये बोलेगा कि चलो मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन के ऊपर से डेफिशिएंसी चली जाएगी, बिकॉज इसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो रही है, 1 2 3 और ये चौथा आपका ये इलेक्ट्रॉन। तो अब होगा क्या, ये और ये दोनों के पास फ्री रेडिकल है, दोनों के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, और शेयर करके एक बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा, OC3। तो आपको एज इट इज आपका क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल यानी कि एसिटल ऑब्टेन हो गया। तो देखो एसिटल की मैकेनिज्म थोड़ी सी लंबी थी लेकिन बहुत आसान थी। देखो आपको पता चल गया, आपने जिस क्लीवेज कराई कैसे क्लीवेज हुई, और आपको आपके दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अल्कोहल एंड एल्डिहाइड मिल गया। तो पहले आपने एल्डिहाइड के थ्रू क्या कराया, अपना एक प्रोडक्ट बनाया,
फिर दोबारा आपने क्या किया, उसी प्रोडक्ट को लेके अपना टारगेट मॉलिक्यूल बनाया, इसी चीज कर लेंगे। तो ये आपकी क्या बनी, रेट्रोसिंथेसिस एंड सिंथेसिस। तो बहुत आसान है, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद 1-1 तो हमने कर लिया, अब बात करते हैं 1-2। तो देखो 1-2 एंड 1-3 छोटी छोटी है, इनको सुनिएगा, ठीक है। अब 1-2 के केस में क्या होगा, देखो इसने क्या लिखा हुआ है थ्योरी पे, तो इसने लिखा है इन अ 1-2 डिस्कनेक्शन द टारगेट मॉलिक्यूल हैविंग अ 2 फंक्शनल ग्रुप। तो समझ में आ रहा है, 1-2 यानी कि दो पोजीशन दिया है, तो दो पोजीशन मतलब दो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होगी। तो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन दोनों फंक्शनल ग्रुप की जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, 1-2 का रिलेशन होगा। यानी कि पहला फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट होगा, दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट होगा। इतनी चीज कर लोगे। अब देखो कैसे होगा, आप ये रेट्रोसिंथेसिस देखो, पहले आप अपना टारगेट मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो, ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस टारगेट मॉलिक्यूल में अगर आप अपने फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो एक फंक्शनल ग्रुप आपका ये पूरा मॉलिक्यूल है, ये आपका पहला फंक्शनल ग्रुप है, और ये आपका दूसरा फंक्शनल ग्रुप है NU, ठीक है। अब देखो इसकी पोजीशन देखो, तो अगर मैं बोलूं कि ये आपका कार्बन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, ये कार्बन नंबर, ये होता है कार्बन नंबर, तो यही है, ये तो नहीं है, ये तो ऑक्सीजन है, ये कार्बन फर्स्ट है, ये है आपका कार्बन नंबर सेकंड। तो देखो पहला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है, फर्स्ट कार्बन से अटैच है। ये जो NU आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन से कार्बन से अटैच है, सेकंड कार्बन से अटैच है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये ऐसा क्या है, ऐसा मतलब ये है आपने कार्बन को नंबरिंग करनी है, समझ में आया। तो कार्बन एक ये है, एक ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। तो पहले कार्बन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप, दूसरे कार्बन के पास एक फंक्शनल ग्रुप। तो हम बोलेंगे कि हमारे दो फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, एक पहले कार्बन पे, एक दूसरे कार्बन पे। इतना कर लोगे तो ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है। अब आप देख सकते हैं इसमें आपने क्या करानी है, CH डिस्कनेक्शन कराना है। तो मैं नंबरिंग भी कर देती हूँ, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। अब CH डिस्कनेक्शन कैसे होगा, देखो अब आप क्या करेंगे, तो आपको पता है CH डिस्कनेक्शन आपने कराना है, तो कोई भी कार्बन एंड हेटेरोएटम के बीच का बॉन्ड को क्लीव करेंगे। बट देखो कोई भी आप क्लीव तो कर लोगे, कोई भी कार्बन एंड हेटेरोएटम का बीच का बॉन्ड आप क्लीव तो कर दोगे, बट मैंने आपको क्या बोला, तोड़ना बहुत आसान होता है बट जोड़ना नहीं होता। तो आपने क्या करना है, ये हमारा क्या होता है, एक मैप होता है। हम तैयारी ऐसे करते हैं, हम अलग अलग पोजीशन से डिस्कनेक्शन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल हमारा आप बोल सकते हो फेवरेबल है। आपने ऐसा डिस्कनेक्शन ढूंढते हैं कि जिसका जब आप कनेक्शन कराए तो वो आसानी से हो जाए, बिकॉज अगर आसानी से होंगे तभी आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलेंगे। तो हमने क्या किया, एक ट्रायल के फॉर्म में हमने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके और आपके सामने एक फाइनल बोल सकते हो फाइनल रेट्रोसिंथेसिस पुट की हुई है कि अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन जो आपने CH डिस्कनेक्शन करना है, अगर आप इस पोजीशन में कराएंगे तो ये आपका ज्यादा फेवरेबल रहेगा। देखो आप इस पोजीशन में भी करा सकते थे, ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका कार्बन है, आप इस पोजीशन में भी करा सकते थे, बट आप इस पोजीशन में कराएंगे। तो रीजन मैं आपको जैसे लास्ट के लेक्चर पे दे चुकी हूँ, वही आपका रीजन है। पहला रीजन तो ये कि हमने यहाँ बहुत ट्रायल मेथड किए, हमने क्या है, डिस्कनेक्शन तो हम अलग अलग तरीके से करा सकते हैं, यहाँ भी करा सकते हैं, इसको हम पाथ A बोल सकते हैं, यहाँ से भी करा सकते हैं, इसे हम पाथ B बोल सकते हैं, जो मैं आपको ऑर्डर्ड इवेंट पे या फिर आप बोल सकते हो प्रीवियस लेक्चर्स पे समझा चुकी हूँ कि पाथ A भी हो सकता है, पाथ B भी हो सकता है। यहाँ से भी आप डिस्कनेक्शन करा सकते हैं, यहाँ से भी करा सकते हैं। बट डिस्कनेक्शन के बाद जब आप सिंथेसिस के टाइम पे कनेक्शन कराएंगे तो आपका कनेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कनेक्शन होने के बाद क्या आपको यही प्रोडक्ट मिल रहा है, ये भी आपको चेक करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको पर्टिकुलरली बोल रही हूँ कि आप इस पोजिशन यानी कि पाथ B के थ्रू अपना डिस्कनेक्शन कराएंगे। इसका रीजन ये है कि हमने ये चीज ट्राई करके देख ली है, और ट्राई करके देखने के बाद हमने ये बोला कि पाथ B आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है। और दूसरा रीजन आप ये दे सकते हो, आपको पता है वो बॉन्ड आपका बहुत आसानी से क्लीव होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है। तो वही चीज है, अगर आप ये वाला बॉन्ड को कंसीडर करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के साथ कार्बन लगा है, ये वाला कार्बन, एंड कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन में अगेन क्या है, कार्बन। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सॉरी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप ये वाला बॉन्ड को देखेंगे, इस पर अटेंशन डालेंगे, तो देखो ऑक्सीजन एंड कार्बन तो है, लेकिन कार्बन के पास डबल बॉन्ड O भी है। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा वो इस केस से ज्यादा आएगा, बिकॉज यहाँ पे देखो पहले तो सही था, पहले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, जैसे इसमें था वही था। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है इसके एडजेसेंट पोजीशन में क्या है, कार्बन, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है इसके एडजेसेंट पोजीशन में क्या है, ऑक्सीजन।
तो ये जो कार्बन एटम है ये तो ठीक है, इसने इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो देख सकते हो इस कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या करेगा, अगेन इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ओरिजिनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से और ज्यादा कम कर देगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आपका ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस। तो ये बॉन्ड आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू दिस। तो ये चीज मैं आपको लास्ट के लेक्चर से भी समझाती आ रही हूँ। तो होगा क्या, हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है, पार्ट बी वाला जो बॉन्ड है, वो ज्यादा फेवरेबल है क्लीवेज के लिए। इतना कर लेंगे। अब देखो हमने ये बॉन्ड क्लीव करा है। अब आप देखिए हमने क्या किया, ये बॉन्ड क्लीव करा है। अगर मैं ये बॉन्ड क्लीव करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखो ये बॉन्ड अगर मैं क्लीव करूं तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर जाएंगे। तो यहाँ NU, ये दो कार्बन आपको मिलेंगे, कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर फर्स्ट, एंड इसके एडजेसेंट पोजीशन में पहले आपको क्या मिला था, O नेगेटिव। बट नेगेटिव स्पीसीज जब आपको मिली वो आपकी क्या बनी, सिंथॉन। और नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए आपने पॉजिटिव हाइड्रोजन डाला तो आपको क्या मिला, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो ये हमारी जो हाइड्रोक्सी वाली पोजीशन ग्रुप बना हुआ है, ये हमारा क्या बना, डायरेक्टली सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इतनी चीज आई। और दूसरी स्पीसीज क्या बनी, ये कार्बन डबल बॉन्ड OR, और ये कार्बन के पास था पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज आपने ये बॉन्ड क्लीव किया था। ये चीज समझे, ये बॉन्ड क्लीव किया, इसके पास गया पॉजिटिव चार्ज, इसके पास गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप एक पॉजिटिव स्पीसीज लाए, जैसे आपका हाइड्रोजन एटम। तो H पॉजिटिव जैसे ही गया तो ये हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो गया। ये कार्बन पॉजिटिव था, इसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चीज लाए, जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन गया तो यहाँ पे आपका क्लोरीन आ गया। समझ में आया। तो वही चीज है हम जैसे लास्ट के लेक्चर से डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे आपकी चीजें खत्म नहीं हो जाती, आपने इनको क्या बोलना है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट नहीं बोलना। आप देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखो ये दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट तो बन गए। अब देखो ना, ये दोनों जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बने, इनमें से ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट तो ठीक है, लेकिन इसका आप फर्दर डिस्कनेक्शन अगेन करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, अभी भी आप देखोगे ये भी एक टाइप का 1-2 डिस्कनेक्शन आपको शो कर रहा है। कैसे, एक NU आपका फंक्शनल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सी भी आपका तो फंक्शनल ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सी आपके पहले कार्बन पे बैठा है और आपका NU आपके सेकंड कार्बन पे बैठा है। तो अगेन यहाँ पे आप 1-2 डिस्कनेक्शन करा सकते हैं। तो 1-2 डिस्कनेक्शन कराएंगे तो क्या होगा, अब जो डिस्कनेक्शन आप करा रहे हैं वो इस पोजीशन से करा रहे हैं। तो देखो आपका NU क्या है, एक हेटेरो एटम है, तो आप देख बोल सकते हैं कि आपका जो सॉरी फंक्शनल ग्रुप है, तो आप बोल सकते हैं कि NU की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कार्बन से ज्यादा होगी। तो आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो NU एज ए नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा, कार्बन एज अ पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज, उसके नेक्स्ट पे आपका कार्बन नंबर फर्स्ट और दूसरी साइड आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये आपको सिंथॉन ऑब्टेन हो जाएंगे। इतनी चीज क्लियर आई, ये बने आपके सिंथॉन। ओके, अब इसके करस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट आएगा, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव हाइड्रोजन दे दोगे। यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, इसको आप क्या कर दोगे, एक नेगेटिव स्पीसीज देने के बजाय क्या करोगे, यहाँ से आप इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दोगे, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, एक आपका एपॉक्साइड टाइप की स्पीसीज मिल जाएगी। ठीक है, एपॉक्साइड टाइप की आपको स्पीसीज मिल जाएगी। तो ये दोनों यहाँ पे क्या बन गए, अगेन सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गए। तो अब आपके पास 3 सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, जैसे ऊपर से एक ये हो गया, एक ये हो गया एपॉक्साइड, एक हो गया ये। तो 3 सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको ऑब्टेन हुए फॉर दिस टारगेट मॉलिक्यूल। तो अगर आप इस टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर रहे हैं तो ये तीनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आप यूज करोगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस टारगेट मॉलिक्यूल। इतनी चीज क्लियर है। तो ये चीज समझे ना कैसे डिस्कनेक्शन हुआ, तो आसान सा है। ठीक है, अब देखो अब इसकी सिंथेसिस कैसे होगी। तो सिंथेसिस के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले आप ये लाए NUH एंड अपना अपोक्साइड, तो ये हो गए, ये दोनों हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, जैसे हमने इसका क्या किया था, ये स्पीसीज थी, हमने इसमें क्या किया था, ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन निकाला और यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट कर दिया था। तो वही चीज यहाँ पे होने वाली है कि NUH के साथ जब आप एपॉक्साइड की रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे आपका क्लीव होगा। सपोज आपने ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्लीव किया, तो ये बॉन्ड जब नीचे की ओर क्लीव होगा तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये बॉन्ड क्लीव हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको आप तोड़ोगे तो NU आपके पास था नेगेटिव, हाइड्रोजन आपके पास था पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। NU आपके पास किसके पास जाएगा, कार्बन के साथ। तो यहाँ से एक नया बॉन्ड बनेगा NU का। तो देखो NU लगा, एक नया बॉन्ड क्रिएट हुआ, ये वाला कार्बन आया, इस कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन में ये कार्बन, हमने ये कार्बन दिखाया, उसके एडजेसेंट पोजीशन में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप। इतनी चीज क्लियर आई। तो हमने जिस यहाँ पर को क्या कराई है, शिफ्टिंग कराई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में देखो आपके पास दो आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपने यूज कर लिए। अब बचा ये वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट, अब आपने इसको उठाया, अब रिएक्शन कराई। तो कैसे रिएक्शन होगी, सिंपल सी बात, हाइड्रोजन इसके पास है, क्लोरीन इसके पास है, तो ये HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो आपको पता है कि क्लोरीन जब बाहर निकलेगा
तो यहाँ पे आपको क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज। और हाइड्रोजन जब आपको बाहर निकालोगे तो ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से एक नया बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो यहाँ से एक नया बॉन्ड जाएगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो एक बॉन्ड, देखो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन को। तो मैं यहाँ पे अगर ये स्पीसीज बनाऊं तो देखो आपको क्या मिलेगा, कार्बन के ऊपर भी एक रेडिकल, तो ये दोनों एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप की स्पीसीज मिलेगी। तो देखो बन गई ना। तो वही चीज है, पता है मैं आपको लास्ट के लेक्चर से जैसे बताती आ रही हूँ, वही चीज आपने करनी है, सिंपल सा है, इतना कर लेंगे ना। तो हमने अपने जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले थे उन्हीं को कंबाइन किया और अपना टारगेट मॉलिक्यूल बना लिया। तो कितना आसान था, समझे। अब इसके बाद लास्टली होता है 1,3 डिस्कनेक्शन। अब देखिए 1,3 डिस्कनेक्शन कैसे करेंगे, अब अपने खुद से माइंड पे सोचिए। 1,3 के केस में क्या होगा, 1,3 के केस में ये होगा कि आपके जो ये दो फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक दूसरे के साथ 1,3 रिलेशन में होंगे। 1,3 रिलेशन मतलब पहला फंक्शनल ग्रुप पहली पोजीशन में, दूसरा फंक्शनल ग्रुप तीसरी पोजीशन में, यानी कि तीसरे कार्बन पे। तो अब देखो इसके लिए एग्जांपल आप क्या करेंगे, तो पहले रेट्रोसिंथेसिस करेंगे, यानी कि अपना टारगेट मॉलिक्यूल लेंगे। तो आप देखिए आपके टारगेट मॉलिक्यूल में आपके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक पहली पोजीशन और एक तीसरी पोजीशन में। कैसे, आप देखिएगा है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एक कार्बन एटम है, एक ये आपका कार्बन एटम है, ये एक कार्बन एटम है, ये आपका एक R ग्रुप है, ये भी आपका एक कार्बन एटम है, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, अगर हम इनको कंसीडर कराएं तो हम लोग फर्स्ट पोजीशन कहाँ से देंगे, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसकी एडजेसेंट पोजीशन से। तो सपोज इसे मैंने फर्स्ट पोजीशन बोला तो ये मेरी सेकंड पोजीशन हुई, ये हमारी थर्ड पोजीशन हुई, ये हमारी फोर्थ पोजीशन हुई। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पहला फंक्शनल ग्रुप है ये पहली पोजीशन में है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या है, थर्ड पोजीशन में है। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा एक टाइप का कैसा डिस्कनेक्शन होने वाला है, 1,3 डिस्कनेक्शन। अगर हम यहाँ पर को जो क्लीवेज कराएं वो CX कराएं, ठीक है। CX यानी कि कार्बन एंड हेटेरो एटम। तो देखो कार्बन एंड हेटेरो एटम आपका कहाँ है, तो देखो ये तो आपका डबल बॉन्ड वाली स्पीसीज है, ये आपकी सिंगल बॉन्ड वाली स्पीसीज है। तो ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक ये आपका कार्बन हो गया। तो इनके बीच में हमने इस हेटेरो एटम और इसके बीच में हमने डिस्कनेक्शन कराना है। तो देखो यहाँ से हम अपना डिस्कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। अब देखो वही चीज है जैसे हमने आगे डिस्कस किया था, NU और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, NU की। तो हमारा जब ये बॉन्ड क्लीव होगा तो ये बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है ये किसके ऊपर जाएंगे, NU के ऊपर। तो NU एज अ नेगेटिव चार्ज और कार्बन एज अ पॉजिटिव चार्ज आपको ऑब्टेन होगा। दोनों स्पीसीज आपको क्या मिल जाएंगी, ये दोनों स्पीसीज को आप बोलोगे सिंथॉन्स। तो आपको यहाँ पे क्या मिले, सिंथॉन्स मिले, ओके। अब सिंथॉन जो आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं इनको बैलेंस करने के लिए आप इसमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हो। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव देना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको सपोज हाइड्रोजन पॉजिटिव दे दिया तो ये NuH में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको मिला। अब देखो दूसरे के केस में आपने क्या किया, अब देखो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो कोई नेगेटिव स्पीसीज, जैसे अभी तक हम क्लोरीन दे रहे थे दे सकते थे और यहाँ पे क्लोरीन लगा देते, बट आपने ये नहीं करना। मैंने जब आपको सिंथॉन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट बताया था तो मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर केस में भी हमको उसी की जरूरत पड़ेगी। हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए एक डबल बॉन्ड यहाँ से लगाएंगे। तो हमने इस पोजिशन में क्या किया, एक डबल बॉन्ड क्रिएट किया जिसकी वजह से हमारा पॉजिटिव चार्ज एलिमिनेट हो गया। तो आप कोई क्लोरीन भी यहाँ लगा सकते थे, डबल बॉन्ड भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड ज्यादा फेवरेबल होगा अगर आप इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल को बनाना चाहते हैं। अब हमने क्यों बोला कि यही फेवरेबल होगा, क्योंकि देखो बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, बहुत सारे मैप होते हैं जिसमें आप अलग अलग ग्रुप लगा के चेक करते हैं कि कौन सा पाथ आपके लिए फेवरेबल है। तो उसके थ्रू हमें पता चला कि ये पाथ ज्यादा फेवरेबल है तो हम ये पाथ चूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमको ये दोनों स्पीसीज मिली तो ये दोनों हमारे क्या है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, यानी कि ये दोनों हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का हमें पता चल गया तो अब हम इनकी रिएक्शन करा के रिएक्शन को कुछ इस डायरेक्शन में ले जाके अपना प्रोडक्ट यानी कि अपना टारगेट मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, इसके लिए छोटी सी सिंथेसिस है। आप देखो हमने एंटी सिंथेसिस में कुछ नहीं किया, देखो आपने अपने दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट को आप लेके आए और इनकी आपस में रिएक्शन कराए, बिकॉज ये दोनों आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इनकी रिएक्शन कराओगे तो आपको प्रोडक्ट यानी कि टारगेट मॉलिक्यूल मिलेगा। अब रिएक्शन कैसे हुई इसे सुनिएगा, तो देखो कितना सिंपल है। आपने क्या करना है, पहले इस NuH को क्लीव करना है। आपको पता है NU को जैसे आप क्लीव कराओगे हाइड्रोजन से तो आपको NU एज अ पॉजिटिव हाइड्रोजन, सॉरी NU एज अ नेगेटिव, हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव ऑब्टेन होगा। अब होगा क्या, ये जो आपका H पॉजिटिव है पहले ये रिएक्शन कंडीशन में चले जाएगा जैसे हमने यहाँ पे शो किया है। अब होगा क्या ना, ये जो आपका NU पॉजिटिव है ये अप्रोच करेगा, बिकॉज इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये अप्रोच करेगा इस पर्टिकुलर कार्बन एटम से, यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब देखो ये कार्बन एटम NU के साथ अप्रोच कैसे कर सकता है, आपका कार्बन एटम वैसे ही सेटिस्फाई है, इसकी वैलेंसी पहले सेटिस्फाई है तो ये एक नया बाहर से एक एटम अपने साथ जोड़ नहीं सकता। अगर आपको इस नए एटम को
जोड़ना पड़ेगा तो कार्बन अपनी वैलेंसी को थोड़ा चेंज करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास डीलोकलाइज बॉन्ड है, यानी कि ऐसा बॉन्ड है जो अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो सकता है पाई बॉन्ड। तो कार्बन इस पाई बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर देगी, यहाँ पे। तो अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो इसके एडजेसेंट पोजीशन में जो डबल बॉन्ड है ये भी ऊपर शिफ्ट होगा और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। इतनी चीज कर लेंगे। तो देखो इसी को आगे बनाया, ये एनयू ने एक नया बॉन्ड क्रिएट किया बिकॉज उसके बाद नेगेटिव चार्ज है ना। तो नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, ये अनस्टेबल ही तो है, ये एक नया बॉन्ड क्रिएट करेगा इस कार्बन से। तो कार्बन के साथ इसने एक नया बॉन्ड तो क्रिएट कर दिया, यहाँ से एक नया बॉन्ड तो मिल गया, लेकिन ये इसका नेक्स्ट बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल, बिकॉज कार्बन को भी तो अपना स्टेबल रहना है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो ऑक्सीजन के ऊपर एज अ नेगेटिव चार्ज ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखो जैसे हमने क्या किया था H पॉजिटिव का यूज करके यहाँ पे क्या किया था, डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड किया था। वैसे हम इस डबल बॉन्ड को हटा के इसे अगेन क्या पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ से क्या किया, H पॉजिटिव की हेल्प लेते हुए यहाँ से डबल बॉन्ड को एलिमिनेट करा दिया और इस नेगेटिव चार्ज को जैसे हमने नीचे किया तो ये डबल बॉन्ड भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस H पॉजिटिव आयन। इतनी चीज क्लियर है। तो वापस से हमारा क्या, हमको अपना ओरिजिनल स्पीसीज जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है वो हमको ऑब्टेन हो गया। तो ये वाले कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज मत होना कि ये डबल बॉन्ड कहाँ से आया, ये चीज मैं आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट वाले केस पे भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, कि हम लोग ऐसा डबल बॉन्ड भी प्लेस कर सकते हैं, इतना कर लोगे। तो ये हमारी क्या होगी, सिंथेसिस होगी हमारी 1,3 टाइप की। तो हमने ये तीनों टाइप के डिस्कनेक्शन यहाँ पे डिस्कस कर लिए, 1,2 1 1 2 एंड 1,3, जो कि एक टाइप के क्या है, 2 ग्रुप सी एच डिस्कनेक्शन है। तो ये सारी चीजें ही आपने डिस्कस करनी है अगर आपसे क्या है 2 ग्रुप या फिर 1 ग्रुप सी एच डिस्कनेक्शन पूछा जाए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अगर लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।